सभी को जय माता जी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 7 में थियरी का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले सभी वीडियो में हमने जो चैप्टर नंबर 7 के अंदर रोजनाम चाहते हैं वसूली खाते के संदर्भ में वो हमने आपको सिखा दिए, बराबर है। उसके बाद हम आज उसकी थियरी का अध्ययन करेंगे। तो हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 जो जिसका नाम है साझेदारी पेटी का विसर्जन। उसके अंदर हम उसके स्वाध्याय के अंदर आते हैं। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1, साझेदारी पेटी का विसर्जन कितनी तरह से हो सकता है? तो 2 तरह से हो सकता है, बराबर है। एक सामान्य विसर्जन होता है और भारतीय साझेदारी कानून के अनुसार। फिर से पेटी का विसर्जन कितनी तरह से होता है? तो 2 तरह से। विसर्जन के समय साझेदारी पेटी की संपत्ति और दायित्व की हिसाबी असर देने के लिए तैयार किया जाता। तो विसर्जन में हम कौन सा खाता बनाते हैं? तो वसूली खाता। वसूली खाते का दूसरा नाम क्या है? संपादन खाता, बराबर। आप ब्रैकेट में आपकी समझ के लिए लिख देते हैं संपादन खाता, मानो उसका दूसरा नाम क्या होगा? वसूली खाता। संपादन खाता किस प्रकार का खाता है? तो माल संपत्ति खाता। उसमें सब माल संपत्ति लिखते हैं इसलिए, बराबर है। चौथा, साझेदारी पेटी के विसर्जन के समय संपत्तियों की उपज में से सर्वप्रथम कौन सा भुगतान, माने सर्वप्रथम कौन सा खर्च चुकाते हैं? तो विसर्जन खर्च चुकाते हैं। कौन सा खर्च चुकाते हैं? पेटी का जब विसर्जन हो सबसे पहले क्या चुकाया जाएगा? विसर्जन खर्च। पेटी के विसर्जन के समय अगर पक्की तर्पण में देनदार 24,500 है, डूबत अनामत 2500 है, तो वसूली खाते के जमा पक्ष में कौन सी रकम लिखी जाएगी? तो डूबत अनामत आप जानते हो कि संपत्ति पर का प्रावधान है और प्रावधान वसूली खाते जमा होता है। मान डूबत अनामत के कितने हैं? 2500, वो क्या होंगे? जमा। जबकि देनदार के पैसे जो होते हैं वो क्या होते हैं? उधार। तो यहाँ पे पूछा है वसूली खाते जमा पक्ष में कौन सी रकम होगी? तो जमा में क्या आएगा? 2500। पेटी के विसर्जन के समय सामान्य अनामत, कारीगर, अकस्मात मुआवजा फंड, लाभ हानि खाते की जमा बाकी कहाँ ले जाई जाती है? ये सब हमारा लाभ है। ये सब के सब सामान्य अनामत हो, कारीगर का मुआवजा फंड हो के लाभ हानि खाते की जमा से, ये सब हमारा क्या है? लाभ। और आप जानते कोई भी लाभ कहाँ पे लिखते हैं? साझेदारों के पूंजी खाते जमा पक्ष में। कौन से पक्ष में लिखेंगे? पूंजी खाते के जमा पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 2, साझेदारी का विसर्जन का अर्थ बताइए। किसका विसर्जन है? साझेदारी का विसर्जन का अर्थ। पेज नंबर 275 पर इसका आंसर है, हम देखते हैं पेज नंबर 275। तो पेज नंबर 275 पे लिखा है साझेदारी का विसर्जन क्या है? जब कोई एक साझेदार की निवृत्ति, मृत्यु या दिवालियापन या अन्य कारणों से, 4 बात है, कोई साझेदार की निवृत्ति हो, मृत्यु हो, ये पहला क्वेश्चन का आंसर, बराबर। दूसरे का पहला। जब कोई साझेदार की निवृत्ति, मृत्यु, दिवालियापन या अन्य कारणों से धंधा बंद ना किया जाए, बाकी के साझेदार धंधा चालू रखते हैं, तो उसे साझेदारी का विसर्जन कहते हैं। पर जैसे 5 साझेदार हो और एक साझेदार निकल जाता है कोई कारण से, तो 4 साझेदार धंधा चालू रखेंगे। तो 5 साझेदारों में से एक तो निकल गए ना, माने साझेदारी का क्या हुआ? विसर्जन। भले 4 साझेदार धंधा चालू रखेंगे पर एक साझेदार में तो विसर्जन निकल गया, इससे साझेदारी का विसर्जन हुआ। फिर से, जब कोई साझेदार की निवृत्ति हो, मृत्यु हो, दिवालियापन हो या अन्य कारणों से धंधा बंद ना किया जाए परंतु अन्य साझेदार धंधा चालू रखते हो, तो उसे साझेदारी का विसर्जन कहते हैं, बराबर है। नया सवाल देखते हैं। सेकंड, साझेदारी पेटी का विसर्जन। ये साझेदारी का विसर्जन था जिसमें साझेदार की निवृत्ति, मृत्यु या दिवालियापन या अन्य कारणों से धंधा बंद नहीं करते, बाकी के साझेदार धंधा चालू रखते हैं, जिसे साझेदारी का विसर्जन कहते हैं। साझेदारी पेटी का विसर्जन वो भी पेज नंबर 275 पर है, तो वो भी देख लेते हैं। 275 पेज नंबर 275 पर सेकंड यहाँ पर है। सेकंड विसर्जन का अर्थ उसमें किसका है? साझेदारी पेटी का विसर्जन। जब साझेदारी पेटी अपना व्यावसायिक कामकाज हमेशा के लिए बंद करे अथवा कि अर्थात कि कानून की दृष्टि से पेटी का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाए, तो उसे साझेदारी पेटी का विसर्जन कहते हैं। चलो दूसरे एक बार फिर से,
पेढ़ी अपने व्यवसायिक कामकाज बंद कर दे अथवा कानून की दृष्टि से अस्तित्व मिट जाए तो उसे साझेदार पेढ़ी का विसर्जन कहते हैं। अपने सरल भाषा में कहे तो धंधा बंद कर देना माने विसर्जन हुआ, और अकाउंट्स की भाषा में कहे तो व्यवसायिक कामकाज हमेशा के लिए बंद कर दे अथवा पेढ़ी का अस्तित्व कानून की दृष्टि से पेढ़ी का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाए तो उसे साझेदार पेढ़ी का विसर्जन कहते हैं। बराबर, ये सेकंड का सेकंड हुआ, बराबर, ये फर्स्ट का सेकंड था, सेकंड का फर्स्ट था। पेज नंबर 275 पर आगे देखते हैं तीसरा, ऐच्छिक विसर्जन अर्थात क्या। ऐच्छिक विसर्जन अर्थात क्या, पेज नंबर 277 पर है, तो देखते हैं पेज नंबर 277 पर। पेज नंबर 277 ऐच्छिक विसर्जन में फर्स्ट पॉइंट लिखना है, जब सभी साझेदार पेढ़ी का विसर्जन करने के लिए सम्मत हो, सभी साझेदार पेढ़ी के विसर्जन के लिए क्या हो, सम्मत हो, तब साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन चाहे उस समय पर हो सकता है, चाहे जिस समय पर हो सकता है, उसे क्या कहेंगे, ऐच्छिक विसर्जन। ऐच्छिक माने इच्छा अनुसार विसर्जन, माने जब साझेदारी पेढ़ी के सभी साझेदार सम्मत हो तब साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन जब चाहे तब हो सकता हो तो उसे ऐच्छिक विसर्जन कहते हैं, इच्छा अनुसार विसर्जन हो सकता है। बराबर है। आगे चौथा, पेढ़ी के विसर्जन के समय विसर्जन खर्च किसे भुगतना होता है, तो विसर्जन खर्च कौन भुगतता है, तो पेढ़ी भुगतती है। किसको भुगतना होता है, पेढ़ी को। तो आप लिखने का पूरे वाक्य में आंसर, पेढ़ी के विसर्जन के समय विसर्जन खर्च पेढ़ी को भुगतना होता है। पांचवा, पेढ़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट में दर्शाए प्रोविडेंट फंड की बाकी का निकाल किस प्रकार करोगे, तो प्रोविडेंट फंड की बाकी का निकाल करना है। क्या करना है, बाकी का निकाल। तो आप वसूली खाते की प्रविष्टि दोगे। आप जानते हैं प्रोविडेंट फंड हमारा दायित्व है और दायित्व वसूली खाते जमा होता है, तो यही प्रोविडेंट फंड खाते क्या करेंगे, उधार। तो इसका आंसर यहाँ लिखा है कि पीएफ खाते उधार वसूली खाते से। आप पूरे वाक्य में लिखना, प्रोविडेंट फंड खाते उधार वसूली खाते से, इस प्रकार इसका निकाल होगा। पांचवे का आंसर ये। छठा, पेढ़ी के विसर्जन के समय पहले अपलिखित की डूबा ऋण वापस मिले तो अब उसका लेखा कहाँ होता है। अगर डूबा ऋण वापस मिले तो रोकड़ आती है, आए तो उधार, रोकड़ खाते उधार होगा और वसूली खाते क्या होगा, जमा। और उसका लेखा कहाँ करेंगे, तो वसूली खाते के जमा पक्ष में करेंगे और रोकड़ खाते उधार करेंगे। फिर से, विसर्जन के समय पर अपलिखित की डूबा ऋण की रकम वापस मिले, रोकड़ आती है, आए तो उधार और रोकड़ खाते उधार होगा और वसूली खाते क्या करेंगे, जमा। सातवां, वसूली खाते का अर्थ समझाइए। पेज नंबर 278 पर है वसूली खाते का अर्थ। समझते हैं सभी स्टूडेंट, ध्यान दें वसूली खाते के अर्थ में। पेज नंबर 278 वसूली खाता, पेढ़ी के विसर्जन के समय पेढ़ी की संपत्तियाँ और दायित्व के निपटारा की हिसाबी असर है। पहले यहाँ तक याद करो। पेढ़ी के विसर्जन के समय पेढ़ी की संपत्ति और दायित्व के निपटारा की हिसाबी असर देने के लिए तैयार किया गया खाता, जो खाता बनाया जाता है उसे वसूली खाता कहते हैं। इसी वसूली खाते का दूसरा नाम संपादन खाते के रूप में भी पहचाना जाता है। फिर से, किसके हिसाब असर देने के लिए, तो संपत्ति और दायित्व के निपटारा की, संपत्ति और दायित्व के निपटारा की, माने बेच देना, संपत्ति को बेच देना, दायित्व को भुगतान कर देना, वो निपटारा हुआ। माने विसर्जन के समय पेढ़ी की संपत्ति और दायित्व के निपटारा की हिसाबी असर देने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे वसूली खाता कहते हैं। इसका दूसरा नाम संपादन खाता भी है। ये पेज नंबर 278 पर ये सवाल आंसर नंबर 7 है, सेकंड का 7वां। बराबर है। आगे 8वां, साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन की रीतें बताइए। माने विसर्जन की रीत कितनी है, पेज नंबर 276 पर है। तो देखते हैं 276 पर, तो यहाँ 8वां, सेकंड का 8वां है। पेढ़ी के विसर्जन की रीतियाँ कितनी पद्धतियाँ है, 2। सामान्य विसर्जन या अदालत के हस्तक्षेप के बिना विसर्जन की नाम है, जबकि अदालत द्वारा विसर्जन। तो कितनी पद्धतियाँ है, 2। एक सामान्य विसर्जन और सेकंड अदालत द्वारा विसर्जन। सामान्य विसर्जन, अदालत द्वारा विसर्जन। आगे तीसरे का फर्स्ट, साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन के समय चौपड़ा बंद करने के लिए कौन से खाते तैयार किए जाते हैं, समझाइए। माने
विसर्जन के समय चौपड़ा बंद करने के लिए कौन से खाते बनाते तैयार किए जाते हैं वो समझा। ये पेज नंबर है 278। तो 278 में लिखा है कि विसर्जन के हिसाबी असर आवश्यक खाते खोलना। तो कौन से खाते बनाते हैं? वसूली खाता, बराबर, ये थर्ड का फर्स्ट है, थर्ड का फर्स्ट। वसूली खाता बनाते हैं माने संपादन खाता, जिसका तीसरा नाम है माल मिलकर निकाल खाता, साझेदार का लोन खाता, पूंजी खाता या चालू खाता, रोकड़ या बैंक खाता। ये सब खाते बनाते हैं और इसके अंदर मैंने आपको आगे नमूने सिखा दिए। वसूली खाता समझाया, लोन खाता समझाया, पूंजी खाता भी समझा दिया, रोकड़ बैंक खाता भी समझाया। आगे दूसरा, साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन करने के लिए अदालत किन संजोगों में आदेश कर सकती है समझाइए। माने विसर्जन के लिए अदालत क्यों आदेश करेगी समझाओ। पेज नंबर 277 पर इसका आंसर है। तो देखते हैं पेज नंबर 277। तो अदालत द्वारा विसर्जन के आदेश कैसे हो सकते हैं? तो अदालत क्या कहेगी? नंबर 1 पेज नंबर 277 पर है, ये दूसरा सवाल माने सेकेंड, थर्ड का सेकेंड। कोई साझेदार अस्थिर दिमाग का हो जाए, माने उसको पागल हो जाए। कोई साझेदार पीढ़ी के अपने कर्तव्य निभाने में क्या हो असमर्थ, माने अपना काम अच्छी तरह से ना करता हो, तो अदालत कहेगी भाई पेढ़ी बंद कर दो। कोई साझेदार पीढ़ी या पीढ़ी के व्यवसाय के हित के विरुद्ध में व्यवहार करे, माने कोई साझेदार पीढ़ी को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता हो, तो अदालत बाकी के साझेदार केस कर, अदालत कहती पीढ़ी का विसर्जन कर दो। कोई साझेदार व्यवसाय की शर्तों का बार बार क्या करता हो? भंग करता हो, माने व्यवसाय की शर्तों का भंग करे तो भी पीढ़ी का विसर्जन होता है। कोई साझेदार पीढ़ी में से अपना संपूर्ण भाग अन्य साझेदारों को सम्मति के बिना त्राहित पक्ष को बेच दे, माने कोई साझेदार अपना संपूर्ण भाग अन्य साझेदारों की परमिशन लिए बिना किसी और को बेच दे, तब पीढ़ी लगातार क्या कर रही हो? हानि कर रही हो, माने माइनस में, खोट में चल रही हो, हानि में चल रही हो, तो भी पीढ़ी बंद करेंगे। और अदालत को योग्य लगे ऐसे ने किसी भी संजोगों में पीढ़ी का विसर्जन का आदेश दे सकती है। और इस प्रकार से पीढ़ी विसर्जन के आदेश दे सकती है। किसके द्वारा? अदालत द्वारा। अदालत द्वारा पीढ़ी विसर्जन के आदेश कैसे दे सकती है? फिर से, कोई साझेदार अस्थिर दिमाग का हो जाए, अपने कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो, व्यवसाय के हित के विरुद्ध में व्यवहार करता हो, पीढ़ी की शर्तों का बार बार भंग करता हो, अपना संपूर्ण भाग अन्य साझेदारों की सम्मति के बिना तीसरे पक्ष को बेच दे, लगातार हानि में चल रही हो पीढ़ी, अदालत को योग्य लगे ऐसे सभी संजोगों में, बराबर। आगे का सवाल थर्ड, संक्षिप्त टिप्पणी लिखो वसूली खाता। तो वसूली खाते की टिप्पणी 278 पर, 278 वसूली खाता जस्ट अभी हमने समझाया। वसूली खाता ये थर्ड है ना बेटा, थर्ड का थर्ड है। वसूली खाता पीढ़ी के विसर्जन के समय संपत्ति और दायित्व के निपटारा की हिसाबी असर देने के लिए तैयार किया गया खाता को वसूली खाता कहते हैं। वसूली खाते का दूसरा नाम है संपादन खाता। साझेदार पीढ़ी के विसर्जन के समय चौपड़े बंद करने के लिए रोकड़ बैंक के अलावा सभी प्रकार की संपत्ति और दायित्व का खाता बंद करके कहाँ ले जाते हैं? वसूली खाते में ले जाया जाता है, बराबर। आप जानते हो, इससे मैंने आगे सिखाया। आप ऐसे एरो करके लिखने का। सभी संपत्तियों की उपज की रकम रोकड़ में, संपत्ति रकम रोकड़ में मिले तो उधार, रोकड़ खाते उधार करते हैं, वसूली खाते क्या करते हैं? जमा। और दायित्व का भुगतान करना पड़े तो वसूली खाते क्या कर देते हैं? उधार करके रोकड़ खाते क्या करते हैं? जमा। आगे सिखा दिए खाते में। वसूली खाते में आने वाले अंतर, वसूली खाते का लाभ या नुकसान होता है, अंतर साझेदारों के बीच में उनके लाभ हानि के प्रमाण में बांट देते हैं। लाभ उनके पूंजी खाते क्या होता है? जमा होता है, जबकि हानि उनके पूंजी खाते उधार होती है। इतना लिखने का आपको, बराबर है। आगे साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट में दर्शाई निम्नलिखित बाकियों का निकाल किस प्रकार से करोगे? तो सामान्य अनामत, विनियोग वृद्धि कमी अनामत और कारीगर आकर्षण मुआवजा अनफंड, ये सब हमारा एक प्रकार का एकत्रित लाभ है। और एकत्रित लाभ तीनों खाते उधार करेंगे, इन सभी खाते उधार करके वसूली खाते क्या करेंगे? जमा। सामान्य अनामत हो, विनियोग वृद्धि कमी अनामत हो, कारीगर मुआवजा अनामत हो, ऐसे भी उसकी प्रविष्टि पेज नंबर 279 पर सबकी उन्होंने इकट्ठी दी हुई है। पेज नंबर 279 तो देखते हैं पेज नंबर 279 पर देखो लिखा है
सामान्य अनामत हो, विनियोग वृद्धि कमी अनामत हो, कार्यकारी कसर मुआवजा फंड, इन तीनों खाते उधार करेंगे और ये सब लाभ है तो कुछ साझेदार के पूंजी खाते क्या करेंगे, जमा। तो साझेदार के पूंजी खाते जमा। आगे देखते हैं 1 2 3 हो गई। चौथी प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड की एंट्री तो अभी हमने दी। प्रोविडेंट फंड खाते उधार वसूली खाते से। बराबर। फिर है लाभ हानि खाते की उधार बाकी हो, वो भी पेज नंबर 279 पर है। लाभ हानि खाते की उधार बाकी हो तो वो पीढ़ी के लिए पीढ़ी के लिए हानि है तो वो साझेदार के पूंजी खाते उधार हो जाएगी। पेज नंबर 279 पर लाभ हानि खाते की उधार बाकी है तो साझेदार के पूंजी खाते उधार होगी तो लाभ हानि खाते क्या करेंगे, जमा। लाभ हानि खाते उधार बाकी का निकाल कैसे होगा, साझेदारों के पूंजी खाते उधार लाभ हानि खाते का। आगे साझेदारी पीढ़ी के नहीं घिसाई फंड की बाकी है। घिसाई फंड पेज नंबर 280 पर है, ध्यान दें पेज नंबर 280। तो पेज नंबर 280 घिसाई फंड हमारे दाएं एक प्रकार का प्रावधान वसूली खाते जमा होता है तो घिसाई फंड खाते उधार करेंगे। हमारे घिसाई फंड खाते उधार वसूली खाते से आप ये एंट्री करोगे, घिसाई फंड खाते उधार वसूली खाते से। आगे साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन की सामान्य विधि या प्रक्रिया समझाइए। तो विसर्जन की प्रक्रिया पेज नंबर 278 पर है, देखते पेज नंबर 278। तो विसर्जन की प्रक्रिया में फर्स्ट क्या होता है, विसर्जन की प्रक्रिया। तो विसर्जन की जो प्रक्रिया है उसमें ये आंसर प्रक्रिया है तो उसमें आप ये 1 बाय 1 ये पॉइंट लिखोगे, 1 बाय 1 ये पॉइंट लिखोगे। फर्स्ट के सर्वप्रथम पीढ़ी का विसर्जन कर चुकाया जाता है, उसके बाद त्रायित पक्ष के दायित्व का भुगतान करना पड़ता है। विसर्जन कर चुकाया, त्रायित पक्ष का दायित्व चुकाया, उसके बाद साझेदारों की लोन चुकाई जाती है, अंत में साझेदारों की पूंजी या चालू खाते की रकम वापस कर दी जाती है। फिर भी अगर रकम बचे तो ये लाभ हो तो साझेदारों के बीच उनके लाभ हानि के प्रमाण में बांट दिया जाता है। बराबर है। तो विसर्जन की सामान्य प्रक्रिया में इस प्रकार के मुद्दे सब लिखने हैं आपको और ये बहुत बार एग्जाम आया हुआ है बोर्ड में भी, तो ध्यान दें खास। नेक्स्ट तीसरा सवाल पूरा हुआ, चौथे का फर्स्ट। पीढ़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट में वही में नहीं लिखी संपत्ति की उपज मिले और नहीं लिखा दायित्व का भुगतान करना पड़े तो प्रविष्टि का निकाल कैसे करोगे, समझाओ। दोनों का आंसर पेज नंबर 282 पर है, देखते हैं पेज नंबर 282। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, नहीं वही में नहीं लिखी संपत्ति का विक्रय की उपज मिले तो नहीं लिखी संपत्ति की उपज मिले तो रोकड़ आती है, रोकड़ आए तो उधार करेंगे, रोकड़ खाते उधार होगा तो वसूली खाते क्या करेंगे, जमा। निकाल ऐसे ही होता है। और दायित्व चुकाया जाए रोकड़ जाएगी, रोकड़ खाते जमा होगा तो अपने वसूली खाते क्या होगा, उधार। माना वसूली खाते उधार, रोकड़ बैंक खाते जमा। तो ये नहीं लिखी संपत्ति की उपज मिले तब, नहीं लिखा दायित्व का भुगतान किया जाए तब। दूसरा सवाल करना नहीं है, फिर भी सिखा देता हूँ कि विसर्जन के संजोगों में ख्याति की विविध संजोगों में होने वाली प्रविष्टि के असर दो। तो ख्याति की एंट्री मैंने समझा, ख्याति वसूली खाते क्या होती है, उधार। अगर वसूली खाते उधार होगी, ख्याति खाते क्या होगा, जमा। यदि उसको कोई निकाल करते हैं तो रोकड़ से निकाल करते क्या एंट्री होगी, रोकड़ खाते उधार, वसूली खाते जमा। साझेदार ले जाता हो तो लिखेंगे साझेदार के पूंजी खाते उधार, वसूली खाते जमा। अब सेकेंड करके लिखने का, अगर नहीं लिखी ख्याति, भाई में लिखी ख्याति नहीं है पर उसके उपज मिली है, अगर भले ही ना लिखी हो पर उसकी उपज मिले तो एंट्री करेंगे रोकड़ खाते उधार, वसूली खाते जमा। बराबर। थर्ड साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन के हिसाबी निपटारा के संदर्भ में कानूनी प्रावधान बताइए। माने हिसाबी निपटारा के कानूनी क्या प्रावधान है वो देखते हैं। साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन के समय हिसाबी निपटारा के कानूनी प्रावधान बताओ। पेज नंबर 277 पर है इसका आंसर। तो पीढ़ी के हिसाब में निपटारा के लिए कानूनी प्रावधान देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। कानून द्वारा विसर्जन कैसे होता है,
पीढ़ी के सभी साझेदार अथवा एक के अलावा सभी साझेदार दिवालिया हो जाए तो पीढ़ी का धंधा चलाना गैर कानूनी बने तब अपने आप साझेदारी पीढ़ी का क्या हो जाता है? विसर्जन। बराबर है, कानूनी तब। लास्ट में लिखा है अदालत के हस्तक्षेप के अलावा सामान्य विसर्जन की पद्धति बताइए। इन शॉर्ट सामान्य विसर्जन की पद्धति बतानी है हमें। तो सामान्य विसर्जन की पद्धति पेज नंबर 276 पर सामान्य विसर्जन की पद्धति। बराबर, इसके अंदर 6 पॉइंट है। सर्वसम्मति से, करार द्वारा, कानून द्वारा। सर्वसम्मति से, करार द्वारा, कानून द्वारा, निश्चित घटना के कारण, नोटिस द्वारा। बराबर, सर्वसम्मति से कैसे? हम सभी साझेदार एक दूसरे की सम्मति लेकर भी अपनी इच्छा अनुसार साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन कर सकते हैं। यदि करार में उल्लेख हो तो भी साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन हो सकता है। कानून द्वारा, कानून क्या कहते हैं? पेढ़ी के सभी साझेदार या एक के अलावा सभी साझेदार दिवालिया हो जाए तो भी बंद कर दो, या धंधा गैर कानून चलाते हो तो। निश्चित घटना यानी यदि साझेदारी पेढ़ी का अमुक निश्चित अवधि के लिए बनी हो और अवधि पूरी होते ही अपने आप साझेदारी का विसर्जन होता है, या निश्चित उद्देश्य के लिए साझेदारी आई हो तो उद्देश्य की पूर्ति हो जाए तभी साझेदार का अपने आप विसर्जन हो जाता है। यहाँ 2 उदाहरण दे सकते हैं अलग अलग हम कि अवधि, जैसे 1 साल के लिए साझेदारी आई हुआ अस्तित्व में 1 साल पूरा होते अपने आप विसर्जन हो जाएगा। यहाँ उद्देश्य की बात है तो उद्देश्य जैसे पुल बनाना, ब्रिज बनाने के लिए साझेदारी आई हो, जैसे ब्रिज बनाने का उद्देश्य पूरा हो गया अपने आप साझेदारी का विसर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट, नोटिस द्वारा भी साझेदारी का पेढ़ी का विसर्जन कर सकते हैं। अब इस प्रकार ये पूरे 5 पॉइंट ध्यान रखोगे। सर्वसम्मति, करार द्वारा, कानून द्वारा, निश्चित घटना, नोटिस द्वारा और नोटिस द्वारा। बराबर, इसी के साथ हमारी ये स्वाध्याय की थियरी पूरी हुई। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 तक करना है। बराबर, 5वां, 6ठा, 7वां एग्ज़ाम में लॉकडाउन के कारण एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। फिर 5वां, 6ठा एग्ज़ाम में आएगा ये 5वां सवाल और 6ठा सवाल बड़ा आएगा। उसके बाद सवाल नंबर 7, 8, 9 और 10 ये लॉकडाउन के कारण 30% कोर्स जो कम कर दिया है, तो 30% कम करने के कारण ये कोर्स में नहीं आने वाले, तो आप इसे ध्यान में ना लें। ओके बेटा, सभी स्टूडेंट्स को जय माता दी।